सोराइसिस, जिसे आप आम भाषा में छाल रोग के नाम से भी जानते होंगे। आज इस खास वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। एक ऐसी दिक्कत, एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको स्किन और आपकी खुद की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से ख़राब होने लग जाती है। आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने लगता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर जो सोराइसिस है उसके लक्षण क्या होते हैं। नमस्कार, आप सभी का नाशो खबर पे स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ श्रेयास डॉक्टर हेल्थ में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। मैम बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक जी। सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे पेशेंट भी हैं। लगातार ये जो प्रॉब्लम है लोगों में बढ़ती जा रही है। एक लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन की भी जो है कमी है, तो इसके बारे में आपसे जानकारी लेनी है कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। कई और चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे जानकारी लूँगी। फिलहाल लक्षण क्या है? लक्षण सोराइसिस के यही हो सकते हैं कि एक तो ये किसी भी बॉडी पार्ट से शुरू हो सकता है, स्कैल्प से शुरू हो सकता है, या आपके पैरों की उंगलियों से भी शुरू हो सकता है, या स्किन के फोल्ड से शुरू हो जाता है, या जॉइंट्स पे भी आ जाता है। और इसमें इरप्शंस के साथ साथ आपको एक सिल्वर वाइट कलर की अलग से लेयर दिखेगी जो झड़ेगी, उसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। तो ये इसका एक स्पेसिफिक लक्षण है कि और बीमारियों से आप इसको कैसे अलग कर सकते हैं। लक्षण में क्लियर नहीं होता तो पेशेंट स्किन बायोप्सी करा के भी डायग्नोसिस बनवा सकते हैं कि क्या ये सोराइसिस है या क्या है। और इसमें इचिंग भी हो सकती है, बर्निंग होगी, कई बार दाने जैसे इरप्शंस होने शुरू हो जाते हैं, रेड होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, स्किन सेल्स आसपास के सूजे हुए होंगे, और साथ ही साथ पेशेंट को सूजन भी आ सकती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। इन लक्षण से पहचाना जा सकता है कि ये सोराइसिस है। ये शुरुआती दौर के लक्षण है? हाँ, ये शुरुआती दौर के लक्षण है। जैसे सपोज यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का स्किन झड़ता हुआ इकट्ठा हो जाएगा, दिखाई देगा, और भी कहीं जहाँ पे भी पैचेस हैं वहाँ पे भी आपको सिल्वर वाइट कलर का लेयर दिखेगा कि झड़ रहा है अलग से। तो ये सोराइसिस का लक्षण एक स्पेसिफिक हो जाता है, लक्षण मान सकते हैं। अच्छा, इसका कोई कारण होता है? सोराइसिस होने के कोई स्पेसिफिक कारण होते हैं? हाँ, ऑब्वियसली होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई और ऑटोइम्यून बीमारी चली आ रही है सोराइसिस के अलावा, विटिलिगो है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, तो कोई भी किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर हिस्ट्री है जीन्स में, तो भी पेशेंट को सोराइसिस देखने को मिल जाता है, क्योंकि पेशेंट का बॉडी टाइप ऐसा था कि उसको सोराइसिस ट्रिगर हो गया और उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के फॉर्म में सोराइसिस दिख रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। दूसरा, लाइफस्टाइल मैटर कर सकता है। हो सकता है आप इतना अल्कोहल, नॉनवेज इंटेक करते हैं कि आपका इंटेस्टाइन, लिवर थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको सोराइसिस दिख जाता है। और स्ट्रेस में भी देखा है हमने कि स्ट्रेस बहुत लेने के बाद भी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स वो स्ट्रेस में इतना खो गए हैं कि उनकी बॉडी खुद को अटैक करनी शुरू कर दी है। तो एक स्ट्रेस भी हमने कारण देखा है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, मिलता है स्ट्रेस। तो आज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंसान में, मैं बोल सकती हूँ अधिकांश नहीं, हर इंसान में मिलता है। तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई डोंट थिंक कि स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ होती है। वी अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड। हम किसी भी टेंशन को या किसी भी अपने लाइफ में कोई चैलेंज अगर आ रहा है तो हम उसको चैलेंज नहीं लेते, हम उसको स्ट्रेस लेते हैं। और लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन की भाषा भी नहीं पता, परिभाषा भी नहीं पता, फिर भी वो हर दूसरा बंदा बोलेगा मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, बट उन्हें ये नहीं पता कि स्ट्रेस और डिप्रेशन होता क्या है। मतलब आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकली टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं एक डिप्रेसिव पेशेंट के लाने के लिए। बिना टेस्ट क्लियर करे आप कैसे खुद को बोल सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं। हम अननेसेसरली चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन चीज़ों से आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं, तो हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। इसमें अननेसेसरी एक चीज़ ये भी आती है कि सोराइसिस के बारे में बहुत से मिथ्स हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये अगर मैं किसी सोराइसिस पेशेंट को छूती हूँ तो वो बीमारी मुझे हो सकती है। आपके पास कई पेशेंट आते होंगे, क्या मिथ्स लोग लेके आते हैं आपके पास और उनकी जानकारी? मिथ्स होते हैं, जैसे सबसे बड़ा आपने बोला कि ये बीमारी छूने से फैलती है, राइट। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती। यही रीज़न है कि मैं बिना ग्लव्स के पेशेंट को देखती हूँ, ताकि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैम अगर बिना ग्लव्स के देख रही हैं तो ये बीमारी ऑब्वियसली फैलेगी तो नहीं, राइट। दूसरा ये मिथ है कि ये कोई ऊपरी हवा है, कोई
मतलब भूत प्रेत लग गया है, हवा लग गया है, ये बीमारी कोई काला जादू है, ऐसा कुछ हो गया है, कर्मों की सज़ा है, ऐसा कोई मिथ है, ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती, ये भी एक मिथ है। हालांकि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके और एक सही ट्रीटमेंट से इसे ठीक भी कर सकते हैं। तो ये तरह तरह के मिथ पेशेंट्स में हमने देखे हैं कि होते हैं। वैसे सोराइसिस से कई बार मैंने ये सुना है कि लोग ठीक तो हो जाते, एक बार ठीक हो जाती है सोराइसिस वापस भी आ जाता है, फिर से ठीक होके पिल्स लेके आपको आराम मिल गया, वो फिर से जनरेट हो गया। बचाव के कोई उपाय हैं इसके लिए? वो अक्सर आपने वहाँ देखा होगा जब पेशेंट लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देता है स्टीरॉइड्स की, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में सिर्फ हम स्टीरॉइड्स ही दे पाते हैं। तो स्टीरॉइड जब पेशेंट लेता है, जब तक स्टीरॉइड लिया इम्यूनिटी उसकी सप्रेस्ड है, तब तक वो ठीक है। जैसे स्टीरॉइड छोड़ता है बीमारी बढ़ के आती है शरीर पे। तो एक तो ट्रीटमेंट क्या ले रहा है उस पर निर्भर करता है, मतलब आपका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और स्टीरॉइड से आपके लिवर, किडनी, जॉइंट सब डैमेज हो जाते हैं। बाकी मैं अगर और ट्रीटमेंट्स की बात करूं, जैसे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके और ऑर्गन्स तो सफ़र नहीं कर रहे हैं, है ना। और वो वापस भी तभी आएगा जब अब पेशेंट बोलता है कि ठीक हो गया, फिर अल्कोहल लेना शुरू कर देता है, नॉनवेज खाना शुरू कर देता है, परहेज़ अपना वैसा नहीं रखता, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल अपना ख़राब कर लेता है। तो जब लाइफस्टाइल ख़राब है तो अब आप मेरी और आपकी मैं बात करूं, हम डेली बेसिस पे फूड हैबिट्स अपनी ख़राब कर लेंगे या बेकार का खाना खाएंगे तो एक टाइम के बाद, सालों बाद हमें भी कोई ना कोई इशू आना शुरू हो जाता है। तो वो मेंटेनेंस लगता है, वो पेशेंट को अपने एंड पे मेंटेन करना पड़ता है। क्या खा रहे हैं, फूड हैबिट शुड बी क्लीन, राइट होनी चाहिए, और किस फ्रीक्वेंसी में खा रहे हैं। एक होता है आपने 10-15 दिन में थोड़ा बहुत खा लिया, चल गया, चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, बाहर गए तो थोड़ा आपने चेंज के लिए खा लिया। लेकिन वही आप डेली बेसिस पे जब अडाप्ट करने लगते हैं तो आपके गट में इश्यूज़ आते हैं, आपके लिवर में इश्यूज़ आते हैं, फैटी लिवर बन जाता है, फिर उसके साथ सोरासिस का जुड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें पेशेंट को मेंटेन करनी पड़ती हैं। आपने कहा कि कई पेशेंट जो हैं वो अपने लाइफस्टाइल में गलत खान पान रखते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स से मैं मिलती हूँ जो अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए हैं, उनकी ये शिकायत रहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें खाने के लिए मना कर दी जो मैं नॉर्मली अपने लाइफ में खाता था, तो मैं खाऊँ क्या, मैं डाइट क्या लूँ, चीज़ें और ठीक कैसे होंगी, इसके बारे में क्या जानेंगे? नहीं, हम चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी चीज़ें मना करी हैं, आप नॉनवेज नहीं खाना तो ऑब्वियसली आप रेड मीट नहीं खा सकते, है ना। बट सोरासिस ठीक करने के बाद आप 10-15 दिन में, ऐसा नहीं है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच वाली फ़िश आप खा सकते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन आप डाइट में ले सकते हैं। अल्कोहल तो मैं नहीं बोलूँगी कि ऑब्वियसली अल्कोहल तो आपको लेना ही नहीं है, अल्कोहल तो स्ट्रिक्टली मना करना है। देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो आपको सिर्फ लिटरली सब्जियां दे देते हैं खाने के लिए, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो वो पेशेंट को थोड़ा सा कंट्रोल तो लाना पड़ेगा अपने टंग पे, अपने टेस्ट पे और अपने हैबिट्स पे। लेकिन हम चीज़ों को रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैदा तो अवॉइड किया जा सकता है, मैदे की जगह आप सूजी खा लो, आटा खा लो, बेसन खा लो। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स ऑप्शन रहते हैं कि आप रिप्लेस करके भी अपने टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। अब रेड चिलीज़ मत खाओ, आप फ्लेवर के लिए ग्रीन चिलीज़ 1-2 यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप रिप्लेस करके अपने टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सब बंद हो जाता है, बट येस सब खा भी नहीं सकते, तो हम बेटर है कि हम बीच का ऑप्शन लेंगे कि चीज़ों को हम रिप्लेस कर देंगे। आपके पास कई पेशेंट्स आते होंगे, अपनी स्टोरीज बताते होंगे कि उनको सोराइसिस हुआ, उसके बाद उनकी लाइफ क्या रही। तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं आपके पास जिनकी जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को देंगे कि सोराइसिस पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या हो जाती है, लाइफ क्या हो जाती है आगे? और देर आर मैनी पेशेंट्स, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके भी पेशेंट का टेस्टिमोनियल चेक कर सकते हैं। हम बहुत टेस्टिमोनियल्स डालते हैं यही दिखाने के लिए, यही कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि यस सोरासिस को ठीक किया जा सकता है और पेशेंट हार्डली कम बैक। अगर उन्हें और कोई डिसऑर्डर लग गया है, जैसा मैंने बोला कि लाइफस्टाइल पूरा ख़राब कर लिया है दोबारा से, तो वहाँ पे 1-2 पैचेस आने के चांसेस हो जाते हैं दोबारा, अदरवाइज जल्दी से ये रिलैप्स नहीं होता है। लाइफ ऑब्वियसली पेशेंट तो रिव्यूज़ अच्छे ही देते हैं जब वो ठीक हो जाते हैं, कुछ ठीक होने के बाद भी बेकार रिव्यूज़ देते हैं, तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बट लाइफ उनकी ऑब्वियसली अच्छी हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस उन्हें आ जाता है। 10 लोगों में या 100 लोगों में कॉन्फिडेंटली खड़े होकर वो खुद को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, बट उन्हें खुद को अच्छा लगता है, कोई पेन नहीं है, इचिंग नहीं है, बर्निंग नहीं है, दवाइयों से छुटकारा मिल गया और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। तो पेशेंट के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं, वो टेस्टिमोनियल्स हम
डालते रहते हैं, तो आप चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस बीच में मेरा एक ये भी कहना होगा कि जो सोसाइटी है उसकी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि सोसाइटी ऐसे अगर सोराइसिस का है कोई भी पेशेंट है तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि सोसाइटी की वजह से भी इंसान जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट। सोसाइटी में बहुत चीज़ें गलत चल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा गलत है, पेट में ही लड़कियों को मार देना गलत है ना। तो वो हमें पता है गलत है, बट फिर भी कहीं ना कोई प्रैक्टिस ये कर रहा है ना। ये चीज़ तो है एग्जैक्टली जबकि ये लॉ के भी अगेंस्ट है, मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, फिर भी कहीं ना कहीं छुप के ये प्रैक्टिस हो रही है। तो ये बदलाव हमें खुद में लाना पड़ेगा कि हम सोराइसिस के पेशेंट को नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करें, उन्हें स्वीकारें, उन्हें सपोर्ट दें, एम्पैथी दे, सिंपैथी ना दे, एम्पैथी दे। सिंपैथी में तो आप हो सकता है दया करो कि बेचारा, मतलब दया भी नहीं करनी पेशेंट पे, बट एम्पैथी ज़रूर दे सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे क्या है ना, पेशेंट मेरे पास आके बोलता है कि मैम फ्रेंच खाते हैं तो मैं खा लेता हूँ ये खाना, फिर मुझसे परहेज़ नहीं होता। तो अगर आपके किसी एक फ्रेंड को सोराइसिस है तो आप उसको उसके साथ उसी की तरह खाना खाओ, ना कि उसके सामने ऐसा खाना खाओ जो उसे अलाउड नहीं है। तो ऐसे छोटा छोटा जेस्चर दिखा के आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसे कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि जैसे भी अपीयरेंस है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उतने ही स्मार्ट लग रहे हो, आप हमारे लिए यू द सेम पर्सन, आप जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हो। तो ये छोटे छोटे जेस्चर दिखा के आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और इस सपोर्ट से बिलीव मी पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है अपनी सोराइसिस को रिकवर करने के लिए। एंड जितना आप नॉर्मली ट्रीट करेंगे उतना ही अच्छा पेशेंट के लिए भी है और हमारी सोसाइटी के लिए भी। लेकिन ये बदलाव हमें खुद से लाना पड़ेगा, तो ये खुद से ही आएगा ये बदलाव। लोगों में शायद लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयर नहीं है। जितनी अवेयरनेस फैलेगी, जितना वो नॉलेज गेन करेंगे इस बीमारी के बारे में, उतना ही शायद बदलाव आने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो मैं ये एक मैसेज भी समझ लूँ हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपने कहा? बिल्कुल, ये मैसेज के तौर पे ही कहा, और मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप पेशेंट्स को प्लीज़ नॉर्मली ट्रीट करें, उन्हें अपने से अलग समझ के अपनी सोसाइटी से अलग ना करें। उन्हें जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आप एक अच्छी सोसाइटी का योगदान शायद आगे जाके फ्यूचर में दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि ये जो सोराइसिस है ये आखिर उत्पन्न होता कैसे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी पेशेंट अगर सोराइसिस से ग्रसित है तो अगर कोई नहीं होना चाहता तो ये उत्पन्न कैसे होता है? उत्पन्न ये जब आपकी इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है कि वो बेसिकली इम्यूनिटी का काम है कि हम कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, बीमारी हो रही है, तो हमारी बॉडी हमें डिफेंड करती है, बैरियर है, राइट। बट इतनी एक्टिवली काम कर रही है कि वो इन्फेक्शन पे भी, मतलब वो अपनी बॉडी को अपना ना समझ के दुश्मन समझने लग जाए और अपनी ही सिस्टम को अटैक कर दे। अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है कि किसी भी एज में ट्रिगर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा है और आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत स्ट्रेस में आप हैं, तो आपको किसी भी एज में वो ट्रिगर कर जाता है। बट ट्रिगर होने के बाद आप क्या ट्रीटमेंट चूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो आई वुड से कि ऐसा ट्रीटमेंट चूज़ करा जाए जो आपकी बीमारी को सप्रेस ना करे, इम्यूनिटी को सप्रेस ना करे, उसको बैलेंस करे। क्योंकि अक्सर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दे देते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस कर देते हैं, बीमारी आपकी थोड़े टाइम के लिए दब गई। तो वहाँ पे इम्यूनिटी को बैलेंस करना ज़रूरी है, ना कि दबाना। तो ये निर्भर करता है कि आप किस चीज़ से ठीक करना चाहते हैं अपना सोराइसिस। एज अ पर्सन आपको क्या लगता है कौन सी पैथीज का अगर कोई पेशेंट इस्तेमाल करे जिससे वो ट्रीट हो सकता है? स्टीरॉइड्स छोड़ के पेशेंट चाहे होम्योपैथिक लें वो भी अच्छा है अगर पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट आयुर्वेदिक लें वो भी अच्छा है, पेशेंट नेचुरोपैथी पे जाए, यूनानी पे जाए, पेशेंट अगर स्टीरॉइड के अलावा किसी भी दवाई से ठीक हो रहा है जो उसको सूट कर रही है, मेरे लिए वो सारी पैथीज अच्छी है। क्योंकि एट दी एंड हम बीमारी को ठीक करने बैठे हैं, एट दी एंड हम पेशेंट को ठीक करने के लिए बैठे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ आप आयुर्वेदा ट्राई करो, आप होम्योपैथी ट्राई करो, कोई इशू नहीं है। आपको आराम मिल रहा है, आपके डॉक्टर्स आपको समझ पा रहे हैं, इलाज दे पा रहे हैं, तो आप वो भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको आपकी बीमारी से निजात मिलना चाहिए। बस आखिरी सवाल है और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है कि पेशेंट आखिर ठीक कैसे हुआ? उपचार के जो विभिन्न तरीके हैं उनके बारे में बता दीजिए। उपचार के तरीके सिंपली द ट्रीटमेंट, क्योंकि बीमारी को अंदर से ठीक करना है, इम्यूनिटी को बैलेंस करना है, तो ट्रीटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा, राइट। साथ में थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे शायद आप एक्सरसाइज करते हो अपने डेली लाइफ में, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, बहुत से लोग, मेजॉरिटी लोग कोई भी मोबिलिटी नहीं करते, तो वो थोड़ा सा अडेप्ट कर लें, नॉर्मल वॉक भी कर लें, जॉग भी कर लें और अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छे रखें। और एक ये एटीट्यूड आ जाए ना कि
ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए काम करें, आप अपने जॉब पे भी जा रहे हैं काम करें, डोंट वेट कि रिजल्ट्स क्या होंगे, या डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। आप बस काम करें, क्या रिजल्ट्स होंगे क्या नहीं होंगे वो उस पे छोड़ दीजिए। डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, तो अननेसेसरली आप कॉम्प्लिकेट ना करें, स्ट्रेस ना लें, ओवरथिंक ना करें, तो इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करके सोरासिस से फ्री हुआ जा सकता है। बहुत शुक्रिया मेघा जी इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। सोराइसिस जो एक गंभीर प्रॉब्लम की तरह आज उभरती जा रही है, जिसके बारे में आज ये पूरा जो साक्षात्कार था ये उसी पर था। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेशनल खबर को इसी तरीके से फॉलो कीजिए।